मार्च खत्म होते होते मौसम की गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ रही है चुनाव की गर्मी। इस चुनाव में मोदी की ललकार है तो विपक्ष की हुंकार है, क्योंकि इस बार होने वाला आर पार है। अब की बार आर पार होने वाला है। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना खास शो, जिसमें हम आपको बताएंगे अब की बार 400 पार, कितनी हकीकत कितना फसाना। हम आपको अपने शो में हर राज्य की अहम लोकसभा सीटों और उसके वोटिंग पैटर्न के बारे में भी बताएंगे। जितनी भी लहरें चली और चल रही हैं उन सभी के बारे में बताएंगे। अपने इस खास शो में हम आपको बताएंगे अब की बार 400 पार का नारा कैसे डिकोड हो रहा है। पिछले चुनावों में कई लहरें चली, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ वाली लहर हो, 90 के दशक वाली मंडल कमंडल लहर, या फिर मौजूदा राम लहर और मोदी लहर। क्या अब की बार होगा आर पार? क्या अब की बार एनडीए होगा 400 पार? हमारे इस खास शो की पहली कड़ी में देखते हैं आखिर अब की बार 400 पार का इतना शोर क्यों है। बीजेपी अब की बार 400 पार ही क्यों चाहती है? मोदी क्यों 400 पार से कम की बातें नहीं कर रहे हैं? मोदी चुनावी रैलियों में तो 400 पार की बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात उन्होंने देश की संसद में भी 400 पार का ऐलान कर दिया है, जिसकी चुनावी रैलियों के बयान से ज्यादा अहमियत है। आप भी सुनिए। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो जैसे कि अभी आपने शिवेंद्र मोदी जी को सुना, 2 बार के प्रधानमंत्री को तीसरी बार इलेक्शन में जाने के पहले ये 400 पार का नारा लगाने की क्या जरूरत पड़ी? आपके हिसाब से इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि पार्टी में मोदी जब भी कोई बात कहते हैं तो उसका बड़ा रोल होता है, बड़ा प्रोस्पेक्टिव होता है, और उसी के चलते मोदी ने शायद एक तरीके से सिर्फ टारगेट नहीं दिया है बल्कि मोटिवेट करने का भी काम किया है। केवल संसद में ही नहीं, बाहर भी जब भी रैलियों में या और तमाम सभाओं में गए, उनमें भी 400 पार का जो नारा दिया है, इसका मतलब एक टारगेट दे दिया। और अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल के कुछ महीनों में, तो मोदी की इस बात के बाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, हर कोई इसी में जुड़ गया है, और तमाम रणनीति के मुताबिक ही इसमें चीज़ें जोड़ी गई, चाहे वो ओबीसी को लुभाने की बात हो, चाहे जयंत चौधरी को साथ लाने की बात हो किसानों के लिए, चाहे और तमाम और जो धड़े हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी पार्टी हो जिसमें 2-4 सांसद ही हों, उन सबको लाने की कोशिश इसी कवायद के चलते हो रही है कि 400 पार तो इस बार लाना ही है। और ये एक संदेश मोदी ने देकर साफ कर दिया कि अगर मोदी ने कहा है तो उसको फॉलो करना है। नहीं, लेकिन शिवेंद्र, ये 400 पार की बात आई कहां से? अभी आप जैसा आप बोल रहे हैं मोदी जी नहीं है, अब हर कार्यकर्ता अब की बार 400 पार की बात ही कर रहा है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, अब यही चल रहा है सिर्फ। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, सबसे पहले तो इस बारे में मोदी ने कहा। देखिए, शुरुआत में माना जा रहा था कि शायद मोदी का आखिरी चुनाव होगा और एक तरीके से इनको रिकॉर्ड बनाना है। इससे पहले बीजेपी के पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि संसद में सबसे ज़्यादा सीटें आई हों, और मोदी शायद चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, पूरा संगठन चाहता है कि कोई एक ऐसा रिकॉर्ड मोदी बना के जाए जो हमेशा याद किया जाए सियासत के इतिहास में। और इसमें 400 का ये आंकड़ा नारों के हिसाब से फिट बैठता है। इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और दूसरी बात यह है, नंबर इतना बड़ा है कि वो अपने आप में साबित कर देगा कि बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं। लेकिन तो, आप क्योंकि राजनीति इतने दिनों से आप देखते आ रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसको बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या इलेक्शन नैरेटिव है ये? देखिए, इलेक्शन नैरेटिव तो बनाने का काम बीजेपी जितना अच्छे से जानती है उतना कोई और पार्टी जानती नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से ये एजेंडा भी है उनका।
क्योंकि टारगेट बड़ा होगा तभी उसको फॉलो करने के लिए पुश कर पाएंगे। और लोग जानते हैं बीजेपी में, कम से कम बल्कि सियासत में लोग जानते हैं कि बीजेपी में आज की तारीख में मोदी माइनस कुछ नहीं, और उसी का मतलब ये है कि जो कुछ भी वहां से कहा जाएगा वो पत्थर की लकीर होगी, भले ही वो अचीव होगा नहीं होगा ये तो वक्त के गर्त में है, लेकिन अभी जो कह दिया उसको फॉलो करने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक नेता कार्यकर्ता सब जुटा रहेगा। तो टारगेट बड़ा रखेंगे तो उसको फॉलो करना भी ज्यादा जो भी नतीजा आएगा। देखिए इसीलिए उन्होंने कहा कि 370 तो कम से कम बीजेपी की आनी चाहिए, 400 उनके घटक दलों की मिला के एक अपना ही तरीका है करने का। इस तरह से पूरा माहौल बना देते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग पे ये बातें पूरी तरह से छा जाती हैं। तो आपने संसद में अब की बार 400 पार की हुंकार सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 सीटों के पार जाने का लक्ष्य रखा है। वो लगातार ये दावा कर रहे हैं देश के करीब 8 दशक के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी आम चुनाव में इस तरह से सीटें हासिल करने का दावा शायद पहले कभी किसी ने किया हो। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी की जीत तो सुनिश्चित है, बस बात 400 से पार जाने की है। वास्तव में मोदी और बीजेपी के इस दावे का अपना एक मनोविज्ञान भी है। ये तथाकथित एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जनता को अपने पक्ष में करने का एक तरीका भी होता है, जिससे पहले भी सरकारें आजमाती रही हैं। मोदी और उनकी मशीनरी इसको ज्यादा मजबूती से पेश कर रही है। मीडिया साथ है तो ये विपक्षी गठबंधन इंडिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की और शानदार कोशिश हो रह सकती है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के शासनकाल में हमेशा कांग्रेस से बड़ी लकीर खींच रहे हैं, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी से भी बड़ी। तो आइए आंकड़ों के जरिए आपको 400 पार का मनोविज्ञान समझाते हैं। तो क्या सचमुच बीजेपी के पक्ष में एक बड़ी चुनावी लहर हिलोरे मार रही है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का ग्राफ जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 545 में से 303 सीटें जीती और अब 2024 में लक्ष्य बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का है। बीजेपी और मोदी अपनी पॉपुलैरिटी के क्लाइमैक्स पर है। मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 400 पार के आंकड़े में कि 400 पार के आंकड़े के मामले में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी अब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से काफी दूर है। आंकड़े देखिए। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने 1951-52 से 1962 तक शुरुआती 3 आम चुनावों में लगातार जीत हासिल की थी। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए, जिसमें नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा की कुल 489 सीटों में से 479 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 364 सीटें मिली थीं। इसके 5 साल बाद 1957 में हुए आम चुनाव में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 490 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसकी सीटें बढ़कर 371 हो गई। नेहरू के नेतृत्व में 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 361 हो गई। तो अगर शिवेंद्र, अगर आप देखिए ये सही होता है तो बीजेपी ने एक नई रवायत ही रच दी है। पहले एंटी इनकम्बेंसी पर वोटिंग होती थी, अब प्रो इनकम्बेंसी पर हो रही है। तो किस तरह का राजनीतिक परिवर्तन होता आप देख रहे हैं इस पूरी चीजों में? देखिए, आमतौर पर लोकसभा के चुनाव में माना जाता था कि अगर सरकार बहुत खराब काम कर रही है या अपना जो बातें हैं अपनी स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है तो उनको हटाने के लिए इनकम्बेंसी हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से 10 साल से सरकार बीजेपी चला रही है और जिस तरह का नैरेटिव गढ़ रही है, लगातार कोशिश कर रही है, इमेज बिल्डिंग की बात हो, चाहे भारत की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, देश प्रेम की बात हो, ये सब चीजें, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि इनको जीत तो अपनी सुनिश्चित लगती है और कमोवेश विपक्ष को भी लगता है कि मामला तो टक्कर का है। और ये जब नैरेटिव बना लिया तो ये इससे बेहतर मौका उनके सामने नहीं हो सकता कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकें जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। और ये सबसे बेहतरीन मौका है और इसी को शायद लेकर के चल रहे हैं और इसी के चलते मोदी ने ये हुंकार भरी कि 400 पार जाना है। क्योंकि अगर ये मौका नहीं मिला तो अगली बार क्या होगा 5 साल बाद पता नहीं, और इतना अच्छा मौका होगा भी कि नहीं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी इस रूप में कभी सामने नहीं रही कि वो इतनी इमेज उसकी स्ट्रांग हो राष्ट्रीयता के नाम पे, देश प्रेम के नाम पे और तमाम दूसरे मुद्दों पर कि वो 400 की बात भी करें। लेकिन आप देख रहे हैं एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या कॉन्फिडेंस कहिए, एक तरफ 400 पार की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ एक एक करके अपने विरोधियों को धाराशायी करने की जो रणनीति है।
के कविता से लेके केजरीवाल तक आप देखिए। देखिए, मैंने कहा ना पहले ही आप समझ लीजिए इस बात को, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जितने भी तरीके हो सकते हैं अपने इस आंकड़े को छूने के लिए, एक एक नंबर बढ़ाने के लिए कर, चाहे वो विपक्षों के ऊपर वार हो, चाहे कोई उनके साथ आना चाहते हो उसको मिलाने की बात हो, चाहे वो 1-2 सीटें ही इफेक्ट करता हो। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को अगर वो जेल में है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दिल्ली में जो सीटें हैं वो सीटें बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। विधानसभा के चुनाव भले ही ना हो, लेकिन यहाँ लोकसभा के चुनाव में उनको वो अपनी सीटें रिटेन करना बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही जरूरत भी है। तो ये केवल के कविता का मामला नहीं है, केवल केजरीवाल का मामला नहीं है, केवल और उधर जो दूसरे राज्यों में विपक्षी सरकारें वहां का मामला नहीं, वो एक एक जगह जहां से वो कुछ सीटें ले सकते हैं उन सब के प्रयास। लेकिन जैसे आपने बात दिल्ली की तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक उनके लिए खतरा तो पैदा कर ही सकती थी, तो कहीं इस बात का तो उन्हें डर था ही। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सा कंटेंडर था, यहाँ पर केजरीवाल की सरकार थी, उनका व्यवस्था थी, जैसे व्यवस्था पर आरोप लगते रहते हैं और उनका इस्तेमाल भी होता रहता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ टोक रही हूँ कि क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से ये खतरा ज्यादा बड़ा लग रहा था। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय पार्टी के साथ आ गए, कांग्रेस का अपना एक जनाधार रहा है, भले ही पिछले चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो, लेकिन अगर माहौल बीजेपी के खिलाफ जरा सा भी बनता है दिल्ली में, और केजरीवाल की सरकार की होने वजह से बनता है दिल्ली में, और कांग्रेस उसके साथ मिल जाती है, तो उसका सीधा सीधा फायदा तो होता ही और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। इसलिए तमाम जो इक्वेशंस, जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सब एक एक करके इसी तरफ इशारा करते हैं। तो यानी आप समझ ही गए होंगे कि मोदी जी ने जो अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है, उसमें बीजेपी को अकेले 370 सीटों का लक्ष्य है। इस नारे में मोदी जी सीटों के मामले में नेहरू जी के आंकड़ों को पार कर रहे हैं। 370 का लक्ष्य वो रख ही रखे हैं। नेहरू जी को सिर्फ 1971 में 371 सीटें मिली थी। 370 का नंबर बीजेपी के लिए सांकेतिक भी है, क्योंकि मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। अगर मोदी जी अपने इस बार के नारे को पूरा कर लेते हैं तो वो नेहरू से आगे हो जाएंगे। अब सवाल वही, नेहरू जी से आगे निकल गए तो फिर 400 पार की रट क्यों? इसकी जड़ में एक और कारण दिखाई दे रहा है। आंकड़े देखिए, इसके लिए आपको नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के आंकड़े देखने पड़ेंगे। 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को 1967 में आम चुनाव का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने 516 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पहली बार उसका आंकड़ा 300 से नीचे चला गया और वह 283 सीटें ही जीत सकी। उसके वोट शेयर में भी गिरावट आई। लेकिन 1971 में समय से पहले कराए गए चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 352 सीटें जीती। कांग्रेस ने बंटवारे के बाद जिन परिस्थितियों में 1971 के चुनाव हुए थे और उसमें इंदिरा गांधी को जिस तरह की सफलता मिली, दरअसल इसे देश में संसदीय इतिहास में पहली बार इंदिरा लहर कहा जाता है। एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दूसरी तरफ नेवर सीन बिफोर जोड़ तोड़ आप देख रहे हैं या माइक्रो मैनेजमेंट देख रहे हैं। किस तरह से आप इस पूरी चीज को देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जब इससे पहले जब बड़ा आंकड़ा बनाया था तो जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि इंदिरा लहर कहा गया, इस बार चुनाव आयोग में साफ कर दिया गया कि किसी भी तरीके का ऐसा नारा नहीं दिया जाना है जिसमें कि मोदी की लहर या किसी की लहर है, यानी उसको वो ठीक नहीं मानते हैं। तो ये सब बातें तो कहनी नहीं है। लेकिन 400 पार का जो आंकड़ा पार करने की बात कही है, उसके लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे और फैक्टर्स हैं और स्ट्रेटजी के तहत पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो किया जाता है। मोटिवेट करने के लिए मोदी लगातार संसद से लेकर के सड़क तक तमाम जगह कहते रहे कि 400 के पार जाना है, और जो स्ट्रेटजी का पार्ट है उसमें अलग अलग घटक दल, चाहे एनडीए के रहे हों और चाहे यूपीए के दौरान रहे हों, उन सबको भी अपने पास लाने की कोशिश। जो जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी से हटा करके, अखिलेश यादव से हटा करके बीजेपी अपने साथ लाई, उसके पीछे बड़ी रणनीति है। किसान नाराज थे, किसान बाद में प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद जयंत चौधरी को ला करके एक तरफ मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने कि किसी न किसी रूप में हम साथ में हैं और साथ आएंगे, सीटें जीतेंगे तो आगे किसानों को फायदा होगा। जयंत चौधरी को भी झोली भर के खूब दे दिया। ओबीसी के सम्मेलन पिछले 1 साल से बीजेपी हर राज्य में जहां जहां सरकार है और जहां जहां संगठन है उनका, वहां लगातार कर रही है ताकि बता सके ओबीसी को कि बीजेपी उनके साथ है। इसी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे दूसरे और राज्यों में हो, वो सब चीज़ें जो कर रही है उसके पीछे सीधे मकसद ये है कि जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिनमें कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती हो, वो लेकर के आती है। तो ये जो खेल है, सारा जो रणनीति है, वो इसीलिए है कि इस आंकड़े को पूरा करने के लिए कुछ भी किया जाए। और इस आंकड़े को पूरा करने से ज़्यादा जरूरी जो पीछे की बात है वो ये कि कांग्रेस का जो अब तक का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया जाए। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध जीता, बांग्लादेश बनवा दिया,
वो दुर्गा कहलाईं। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन 1975 तक आते आते जब उनके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, तब वो बौखला गईं और देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी और जबरन नसबंदी के खिलाफ देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ ही लहर खड़ी हो गई। इसे जनता लहर कहा जाता है। 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई। इसके महज 2.5 साल बाद ही देश में फिर लोकसभा चुनाव हुए 1980 में। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर वापसी की थी। कांग्रेस को 42.69% वोट मिले थे। आपने नेहरू और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को मिली सीटें देख ली, वोट शेयर भी देख लिया। बीजेपी अकेले दम पर अभी तक 350 पार नहीं कर सकी है। जाहिर है मोदी के नेतृत्व में हुए पिछले 2 चुनाव में बीजेपी नेहरू और इंदिरा को मिली सीटों और वोट शेयर की तुलना में अब भी काफी पीछे है। भाई तो ये 300-350 की बात है। मोदी जी तो अब की बार 400 पार का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। अब आपको कांग्रेस का 400 पार का आंकड़ा दिखाते हैं। मोदी और बीजेपी के दिमाग में शायद ही ये आंकड़ा घूम रहा है। जहां तक किसी पार्टी के अकेले दम पर 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने की बात है, तो अब तक केवल एक बार 1984 में कांग्रेस ने कमाल किया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थीं और उसे 49.1% वोट मिले थे। तो क्या मोदी जी का यही टारगेट है कि वो ये जो है इसको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है? देखिए, खुलकर के मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके नाम रिकॉर्ड जो है वो 404 का है। और अगर उसको नहीं पूरा कर पाते हैं तो विपक्ष को बाद में भी एक मुद्दा मिल जाएगा, भले ही पार्टी जीत जाए, क्योंकि उसके बाद के तमाम बयानों में, बातों में बात आएगी कि मोदी जी तो ऐसी बात कह रहे थे कि हम कांग्रेस को पीछे कर देंगे, लेकिन वो 400 भी नहीं पा पाए। तो मोदी जी ने बड़ा सोच समझ कर रणनीति के तहत स्ट्रेटेजिकली ये बात कही कि 400 पार किसी का आंकड़ा नहीं है। 400 पार हमको जाना है, वो 401 भी हो सकता है, 410 भी हो सकता है, लेकिन पीछे जो रणनीति है, जो पीछे सोच है, वो ये कि एक बार तो ऐसा हो कि मोदी के नेतृत्व में जब तीसरी बार सरकार बने तो 404 का जो रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम पे है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। और एक बहुत जबरदस्त देश में लहर थी कि उनके साथ जो हुआ उसका फायदा कांग्रेस को मिला। उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर कांग्रेस की तरफ से किसी अननोन इंसान को भी खड़ा कर दिया जाएगा तो जीत जाएगा, और वही हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, 404 का आंकड़ा पार हुआ था। तो वो एक तरीके से छुपी हुई मंशा ही दिखती है कि उस आंकड़े को पार कर लेंगे, रिकॉर्ड टूट जाएगा, 3 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सोच समझ के कही गई ये लाइन है, ये बात है और ये आंकड़ा है। शुभेंद्र, आप क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज भी देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कितना आसान है ये 400 पार का आंकड़ा? क्योंकि विपक्ष, हालांकि ये भी सच है कि एक एक करके, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक एक करके धाराशाही करते जा रहे हैं विपक्ष को, ऑपोजिशन कुछ कमजोर पड़ता भी दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, कितना आसान और कितना मुश्किल है इनके लिए? देखिए, 400 पार का नारा दिया जाना अलग बात है, लेकिन उसको पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो आमतौर पर किसी भी देश में, केवल भारत में नहीं, किसी भी देश में तब होता है जब एक तरफा लहर हो, एक तरफा लोग जुड़ जाएं, और ये मास मूवमेंट होता है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स जुड़ते हैं। सेंटिमेंट्स जुड़े, इसके लिए कोई ऐसी घटना होती है जिस घटना का उसमें बहुत अहम रोल होता है, जैसे राजीव गांधी के साथ हुआ था। लेकिन अभी देश में जिस तरह का माहौल है, जो चीज़ें हैं जिनके बिना पर बीजेपी अपने पक्ष में ला सकती चीज़ों की, वो देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, देश के विकास की बात है, दुनिया में देश की पहचान की बात है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसमें लोगों के मतभेद होते हैं, क्योंकि लोग उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई इकोनॉमी के लिहाज से देखता है, कोई रोजगार और बेरोजगारी से देखता है, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर देखता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जोड़ती नहीं है। इसलिए 400 का आंकड़ा पार करना एक लिहाज से इस तरह से तो मुश्किल है। दूसरा और चीज़, जितने स्टेट्स हैं सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, और जहां जहां मायने रखता है, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जो वहां पे इतनी सीटें हैं, 80 सीटों में से इतनी सीटें लाना इतना आसान नहीं होगा। वहां समाजवादी पार्टी है, वहां कांग्रेस है, हालांकि कांग्रेस का उतना बड़ा आधार नहीं है। बसपा में उन्होंने मायावती को एकदम गर्त में कर दिया, और मायावती खुद भी एकदम बिल्कुल नेपथ्य में चली गई। यूपी की बात करें तो बीजेपी इस बार काफी सीटें क्लेम कर रही है, उसका कहना है कि वो ऑलमोस्ट 75 सीटों तक की बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये फिजिबल है? देखिए, होने को आंकड़ा 80 का पूरा कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो पॉसिबल नहीं था। समाजवादी पार्टी भी वहाँ पे काम करती है, वहाँ पे कांग्रेस भी काम करती है, आम आदमी पार्टी ने अभी एंट्री की है, बसपा वहाँ लंबे समय से काम करती रही है। इसके अलावा और निर्दलीय ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन इन सब से पार पाना एक एक कदम पर। लेकिन आप अगर उस पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा हर एक कदम को उन्होंने रोकने की कोशिश की है। अभी जौनपुर में जो धनंजय सिंह के टिकट की बात हो, वो नहीं लड़ पाए, अगर वो बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो इस पूरी चीजों में आप मायावती को कहां देख रहे हैं?
देखिए, मायावती तो शुरुआत से ही इस पूरे मामले में, जैसे नेपथ्य में नहीं होता, पर्दे के पीछे शुरुआत से चली गई। केवल इस चुनाव से नहीं, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले भी विधानसभा चुनाव हुए, 2017, 2019, 2022 और अब 2024 आ गया। इन सारे चुनाव में अगर मायावती के एक्टिविटीज को देखेंगे तो कहीं से आपको लगेगा नहीं कि एक इतनी बड़ी नेता जो कि दलितों पिछड़ों की बात करती थी, इतनी बड़ी पार्टी थी, 4 बार मुख्यमंत्री रही स्टेट की, वो इतनी न्यूट्रल हो जाएंगी। अब उसके पीछे उनकी उम्र का तकाजा है, या उनकी राजनीति में रुचि नहीं रह गई, ये है, या किसी तरह का दबाव है, या कोई डील है। तमाम सारी बातें, सारे आरोप सामने आते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मायावती जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो उम्मीद करता हो, एक बार की कोशिश कर रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इस लेवल की सोच रखने वाला हो और उतनी सामर्थ्य रखने वाला हो, लगता हो, प्रतीत होता हो, वो एकदम शांत हो जाए, वो बड़ा अजीब सा लगता है। और ये सबके लिए सोचने की बात है। सपा और कांग्रेस का साथ आपको लगता है कर पाएगा कुछ कमाल? देखिए, कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन सपा के साथ आने से एक फायदा जरूर होगा कि सपा का अपना जो जनाधार है वो बहुत डिफरेंट है और वो हमेशा बीजेपी के विपरीत रहा है। कांग्रेस के साथ आ जाने से ये है कि जो उनका गठबंधन है उसके हिस्से में बहुत से सेंटिमेंटल वोट चले जाएंगे। यानी कि अगर कहीं पे कांग्रेस का कैंडिडेट है और वहां पे बीजेपी का भी है और सपा से समर्थित है, तो सपा को वोट न देने का दुविधा उसके सामने नहीं होगी, तो कांग्रेस की झोली में जा सकता है। लेकिन कितनी जगहों पे फर्क डालेगा, फायदा होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। चलिए, तो हालांकि अपवाद ही है, क्योंकि 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी और राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ मिला था। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले 1 दशक में बीजेपी ने खुद को 24 घंटे काम करने वाली चुनावी मशीनरी में बदल दिया है। मोदी हर पुरानी लकीर से बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। तो मुक्ता जी, ये हो सकता है अब की बार 400 पार का नारा गढ़ने की वजह, लेकिन ये सीटें मिलेंगी कहां से? क्या बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य बेहद आसान है, या इसकी राह में कुछ रोड़े आ रहे हैं? इन चुनौतियों की चर्चा करेंगे अब की बार आर पार के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज के शो में बस इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।